नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत ही विशेष वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो एक बहुत ही विशेष टॉपिक पे है और वो टॉपिक है वर्ष 2026 का वार्षिक राशिफल। कैसा रहेगा वर्ष 2026 एक बृहत लेवल पर, एक मैक्रो लेवल पर सिंह के लिए। वार्षिक राशिफल बनाना हमेशा ही बहुत जटिल होता है, क्योंकि पूरा वर्ष है, किस चीज़ को इंक्लूड करें किस चीज़ को नहीं करें। ऑब्वियसली हर ग्रह के गोचर को तो नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बृहत लेवल पर, मैक्रो लेवल पर आपके लिए एक वर्ष कैसा रहेगा, किस और एक नव वर्ष आपको लेकर जाएगा। हर व्यक्ति जो राशिफल देखते हैं, जो ग्रहों के गोचर को समझना चाहते हैं, उनके अंदर एक जिज्ञासा होती है कि वर्ष में क्या क्या बड़ा हो सकता है। इसीलिए ये जो वार्षिक राशिफल है ये बृहत लेवल पर ही दिया जाता है, यानी कि जो मेजर इवेंट्स हो सकते हैं, जो बड़े ग्रह हैं, राहु केतु बृहस्पति शनि और बाकी कुछ इवेंट्स, बाकी कुछ ग्रहों के योग बनते हैं, उन पर आधारित ही ये वार्षिक राशिफल दिया जा सकता है। ऑब्वियसली जब समय बढ़ता है, ग्रहों के गोचर होते हैं, साप्ताहिक, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल, उसमें मैं माइन्यूटली चीज़ों पर जाता हूँ। ग्रहों के गोचर, उसमें पर्टिकुलर ग्रहों की अवस्था बताता हूँ, लेकिन जैसे मैंने कहा एक मैक्रो लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष में बहुत कुछ हो रहा है। बृहस्पति की अवस्था बहुत अलग प्रकार की रहेगी, वक्री रहेंगे, फिर मार्गी होंगे, फिर राशि बदलेंगे, फिर अंत में एक और बार राशि बदलेंगे। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि वर्ष के अंत में राहु केतु का एक गोचर बदलेगा या गोचर होगा, और आपके लग्न सप्तम पर जो उनका घेरा लगा हुआ है वो कम हो जाएगा। और इसके साथ ही ये वर्ष ऐसा है जो आपको बहुत कुछ सिखा कर भी जाएगा, क्योंकि केतु शनि षडाष्टक योग जो कुछ जगहों पर बुरा प्रभाव भी देंगे, लेकिन आत्ममंथन के लिए इनसे अच्छा कोई ग्रह नहीं होता। तो यही विवेचना करेंगे हर बार। जैसा मेरा प्रयास रहता है कि आपके लिए वीडियो उपयोगी हो, इसलिए मैंने इसको कुछ भागों में बांटा है। पहला धन, फिर कुछ अपॉर्चुनिटीज़, करियर, बिजनेस, विवाह के योग, संतान के योग, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, चेतावनियाँ, सेहत, स्टूडेंट्स। ये प्रमुख 11 भाग होंगे। फिर उपाय की बात करेंगे, जिसमें जनरल रेमेडीज़ सेहत के लिए, करियर, धन, बिजनेस के लिए और वैवाहिक जीवन, लव लाइफ को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही देख सकते हैं। फिर से बताने का मैं प्रयत्न ही कर सकता हूँ कि राशिफल अलग अलग नहीं बन सकते। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है वहाँ से देखिए। मेरा मत हमेशा से रहा है कि आप 7:30 आदि की वीडियो छोड़कर अपने लग्न से ही देखना शुरू करेंगे तो अच्छा रहेगा, गिवन दैट कि आपका टाइमिंग ऑफ बर्थ सही है, क्योंकि लग्न केवल 2 घंटे का होता है। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का पहले सेक्शन के साथ, यानी कि धन। शुरू करते हैं धन के साथ। धन के लिए वर्ष बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर मैक्रो लेवल पर बात करें, गुरु लाभ स्थान में ही रहेंगे 2 जून तक। हाँ, वक्री रहेंगे मार्च तक, लेकिन 11 मार्च से मार्गी होंगे, बहुत धन देंगे। और 31 अक्टूबर को, पहले तो वो यहाँ पे आएंगे 2 जून को, लेकिन 31 अक्टूबर को लग्न में ही आ जाएंगे। तो धन के कारक हैं और आपके पंचमेश भी हैं, लक्ष्मी स्थान के स्वामी भी हैं। तो उनका वर्ष के अंत में कुछ टाइम के लिए लग्न में आना बहुत बड़ा लाभ आपको आर्थिक रूप से देकर जा सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कालखंडों की बात करते हैं। पहला, जनवरी से अगर हम देखें तो जनवरी के मध्य भाग तक बहुत सारे ग्रह आपके पंचम भाव में होंगे। मंगल 16 तक, बुध 17 तक, सूर्य 14 तक, शुक्र 13 तक। ये लक्ष्मी भाव है और यहाँ से सारे ग्रह लाभ स्थान को देख रहे हैं। और ये जो गुरु हैं, जो इस भाव के स्वामी हैं जहाँ ये सारे ग्रह बैठे हैं, ये समसप्तक बनना, यानी कि अचानक से बड़े धन की प्राप्ति। जॉब चली गई थी, जॉब मिलेगी, बिजनेस में जो लाभ अटक रहे थे वो लाभ होंगे,
और अचानक से बहुत बड़े धन की प्राप्ति, कुछ लोगों को स्पेकुलेटिव मार्केट्स आदि से भी बहुत बड़ा लाभ यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। अच्छा टाइम है। इसके बाद 3 फरवरी से 11 अप्रैल, ये अच्छा टाइम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बुध आपके सप्तम भाव में होंगे, और हाँ, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए वो वक्री भी होंगे, मैं बता दूंगा कि कब तक रहेगा वो। लेकिन ध्यान ये देना है कि वो आपके लाभेश हैं, धनेश हैं, इसलिए जब वो सप्तम में होंगे, लग्न को देखेंगे तो धन की वृद्धि होगी, और राहु के साथ है तो विदेश से पैसा, गुप्त धन, और अचानक से प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है पैसा कमाने की। जैसा मैंने कहा कि 3 फरवरी से 11 अप्रैल, बुध कभी भी इतना टाइम किसी राशि में नहीं बिताते, 2 से ढाई हफ्ते बिताते हैं, लेकिन यहाँ पे वो वक्री हो जाएंगे फरवरी के अंत में, और आई थिंक 23 मार्च तक, 23-24 मार्च तक वक्री रहेंगे। तो इस पीरियड में थोड़ा केयरफुल रहेगा, अदरवाइज ये टाइम बहुत अच्छा है धन कमाने के लिए। फिर 11 मार्च से 2 जून, यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसे मैंने शुरू में कहा था, बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, वक्री थे तो क्योंकि वो पंचमेश हैं, मार्गी होकर लाभ स्थान में अच्छा प्रभाव दिखाएंगे और धन के कारक भी हैं, तो अचानक से धन की वृद्धि होगी, और वो आपके तीसरे घर को, 7वें घर को देख रहे हैं, यानी कि आपके जो धन से संबंधित बिजनेस की बात कर लीजिए, करियर की बात कर लीजिए, जो पैसे अटक रहे थे वो मिलना शुरू हो जाएंगे। कई पेमेंट्स जो आपकी अटकी हुई थी ना, वो मार्च के बाद आपको प्राप्त होगी। 29 मई से 22 जून, ये इंपॉर्टेंट टाइम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बुध कहाँ पे होंगे? मिथुन में, और बुध क्या है? आपके लिए विशेष धन कारक है सिंह के लिए, क्योंकि एक ही ग्रह आपका लाभेश भी है और धनेश भी है। केवल 2 लग्नों के पास ऐसी विशेषता है, कुंभ और सिंह। तो यहाँ पे बुध जो है वो अपनी राशि में रहेंगे, लाभ स्थान में रहेंगे, तो ये अत्यंत शुभ धन योग है। यहाँ पे धन की व्यवस्था बदल सकती है, धन की पूर्णता हो सकती है, धन का विस्तार हो सकता है। बहुत अच्छा समय है। और यहाँ पे कुछ टाइम तक तो वो कुछ दिन ही भले, लेकिन बृहस्पति के साथ भी रहेंगे, तो धन के कारक हैं बृहस्पति, बुध धनेश लाभेश है, अत्यंत शुभ समय है धन कमाने का। इसके बाद 2 जून से 31 अक्टूबर, अब ये कोई डायरेक्टली धन योग नहीं बन रहा, लेकिन धन पर प्रभाव पड़ेगा, कारण बृहस्पति जो धन के कारक हैं वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो इससे क्या होगा? विदेश से धन, गुप्त धन, धन बदलने के आसार, धन के सोर्सेस बदल सकते हैं। और क्योंकि वो लक्ष्मी भाव के स्वामी हैं और 12वें घर में है, फिर से दिखाता है विदेश से धन, चेंज इन सोर्स ऑफ इनकम, गुप्त धन, स्पेकुलेटिव मार्केट से लाभ। और क्योंकि विपरीत राजयोग है और अष्टम के स्वामी है, आपका कोई पैसा फंसा हुआ था, पेमेंट फंसी हुई थी, वो भी वापस आ सकती है। इसके बाद 7 सितंबर से 26 सितंबर, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे बुध जो आपके धनेश लाभेश हैं वो आपके धन स्थान में उच्च के हो जाएंगे। ये सेविंग्स का टाइम है, करियर में प्रमोशंस का टाइम होगा, बिजनेस में अचानक से नए मौके आपको मिल सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करके रखी थी उसका लाभ मिल जाएगा। 18 सितंबर से 31 अक्टूबर बहुत महत्वपूर्ण टाइम होगा सभी के लिए, क्योंकि वर्षों बाद ऐसा नीच भंग बनेगा कि मंगल गुरु साथ में, जहाँ पे मंगल नीच के गुरु उच्च के, ये योग बार बार नहीं बनता। अगली बार जब मंगल नीच के होंगे 2 साल बाद, 1.5-2 साल बाद, तो गुरु कर्क में होंगे नहीं, तो ये योग बहुत सालों बाद बनता है। और ये 12वें घर में ये प्रॉब्लम सॉल्विंग योग है आपके लिए। ये वो टाइम होगा 18 सितंबर से 31 अक्टूबर, आपके धन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है कि भाई पैसा नहीं बढ़ पा रहा, कोशिश कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट नहीं हो पा रहा, पेमेंट्स फंसी हुई है, लाभ रुक जाते हैं, हर चीज को ठीक करने का योग। ये डायरेक्टली धन योग नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली धन को बढ़ाने वाला योग है। और अंततः क्या चाहिए आपको? धन के कारक ही जब लग्न में आकर बैठ जाएंगे 31 अक्टूबर से 13 दिसंबर तक, वैसे तो जनवरी तक है, लेकिन 13 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे, तो 31 अक्टूबर से 13 दिसंबर के बीच में धन की आपको कोई कमी नहीं होगी, धन की वर्षा यहाँ पे होगी। तो ये वो योग हैं जो धन के लिए अच्छे हैं। इन योगों का उपयोग कीजिए, इस कालखंड का उपयोग कीजिए। विपरीत राजयोग भी बृहस्पति बना रहे हैं, लाभ और लग्न को भी देख रहे हैं, तो ये वर्ष थोड़ा अप्स एंड डाउन ला सकता है, लेकिन धन कमाने की व्यवस्था और प्रबलता दोनों ही बहुत अच्छी दिख रही है। अब बात करते हैं ये वर्ष कौन सी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है।
प्रमुखतः मुख्य लेवल पर तो गुरु का तीसरे घर में बैठना और मार्च में मार्गी हो जाना, 3-7-11 को एक्टिवेट करना, और राहु के द्वारा भी ये 3-7-11 एक्टिवेट होना, यानी कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, कई इच्छाओं की पूर्ति होगी मार्च से जून के बीच में। वो विवाह की बात हो, बाकी चीजें हो, मैं आऊंगा विवाह पे। गुरु विपरीत राजयोग बनाएंगे, और गुरु जैसे ग्रह का विपरीत राजयोग अचानक से जीवन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। गुरु का काम ही क्या होता है? जीवन की प्रॉब्लम से निकालना। वो ग्रह की बात करें या जीवन में अगर आपके गुरु हैं तो उनकी बात करें। और अंततः गुरु कुछ टाइम के लिए लग्न में भी आ जाएंगे, तो ये फिर से एक नई शुरुआत, क्योंकि अष्टमेश है केतु के साथ, तो ये बंधन मुक्त करने वाला होता है। और क्योंकि जब ये बृहस्पति 31 अक्टूबर को लग्न में आएंगे, कुछ टाइम केतु के साथ होंगे, आत्ममंथन, अपनी गलतियों को सुधारना, अपने आप को समझना, अपनी आवश्यकताओं को समझना, और साल के अंत में केतु भी लग्न को छोड़ देंगे। तो ये दिखा रहा है कि साल भले ही थोड़ा सा बांध के रखे आपको, लेकिन वर्ष के अंत तक आते आते बंधन मुक्त भी आपको कर जाएगा कई प्रकार के बंधनों से। स्पेशल कुछ चीज़ों की बात करते हैं। केतु शनि द्वारा षडाष्टक योग पूरे वर्ष रहेगा। ये अपने आप में दिखा रहा है कि ये आत्ममंथन का अत्यंत अद्भुत वर्ष है। आप में से कई लोगों को तो वो प्रभाव दिख भी गया होगा। कई लोग आप में से अपनों से दूर होने शुरू हो गए होंगे। अपनों से क्या, जो दिखते थे कि अपने, असल में तो अपना कोई नहीं होता, ये सत्यता है। जितनी जल्दी समझ लीजिए, हर रिश्ता कंडीशनल है। माँ बाप को छोड़कर, माँ बाप भी कहीं ना कहीं आजकल कंडीशनल कई जगह पे रिश्ते हो चुके हैं, क्योंकि लेकिन फिर भी अगर सबसे प्योर कोई रिश्ता है तो माँ बाप का है। उसके अलावा कोई भी हो, पति पत्नी हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, सब कंडीशनल है। आप कुछ कारण या कुछ चीज़ उनके जीवन में ऐड ऑन करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेंगे, वरना धीरे धीरे करके जो भी है छोड़ना शुरू कर देते हैं। ये सत्यता है। तो ये केतु शनि षडाष्टक योग क्या करवाता है? ये आपको रियलाइज करवाता है कि भैया आवश्यकता नहीं है इन लोगों की, अपने जीवन में खुश रहो। शुरू में दुख मिलते हैं इससे, क्योंकि जब हमें लगता है कि हमारे अपने दूर हो गए तो हम दुखी हो जाते हैं, पर धीरे धीरे रियलाइज होता है कि शायद वो कभी अपने थे ही नहीं। तो ये बहुत अच्छा है कि जीवन में आना चाहिए। अन्यथा आप कभी भी सत्यता की तरफ नहीं जाएंगे। जब तक आप इस बंधनों में बंधे रहेंगे ना, नहीं जा सकते। गुरु 11 मार्च तक वक्री रहेंगे 11वें भाव में, लेकिन उसके बाद जैसे ही मार्गी होंगे वो 11 मार्च से 2 जून बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में लेकर आएंगे। इसके बाद अच्छा, वक्री भी होंगे जब 11 मार्च तक ना, तो लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज, जो आपके जीवन से जो अपॉर्चुनिटीज निकल गई थी ना, उनको साल के शुरुआत से 11 मार्च तक आपको देखे जा सकते हैं। 11 मार्च के बाद तो असीम संभावनाएं हैं, लेकिन वहां तक भी बहुत अपॉर्चुनिटीज देंगे। इसके बाद केतु पूरे वर्ष पर्यंत लग्न में रहेंगे। ये आध्यात्मिक योग तो होता ही है, लेकिन केतु केवल अध्यात्म नहीं होते। मैं कहता हूँ ना कि ज्योतिष में केवल एक ग्रह को, वही शुक्र है तो धन है, शुक्र है तो सेक्स है, कैसी बातें करते हैं आजकल। तो स्पेशली जो लोग शुक्र के बारे में केवल यही बोलते हैं ना, जाके पढ़िए शुक्र कौन थे। शर्म ना आ जाए आपको कि आप उनको केवल सेक्स से डिनोट करते हैं, रिलेट करते हैं। और वैसे ही केतु है तो अध्यात्म है। अरे भैया, केतु और बहुत कुछ है। केतु स्किल्स भी है, केतु सूक्ष्मता है, केतु रिसर्च भी है। तो इन सब चीजों को भी करने का मौका मिलेगा। राहु पूरे वर्ष सप्तम भाव में है। ये बड़ी प्लानिंग, विस्तार। जब राहु सप्तम में आता है, मैं लोगों को बोलता हूं कि अभी के लिए प्लानिंग मत करिए, ये प्लानिंग आने वाले सालों के लिए करिए। तो ये वर्ष आने वाले सालों के लिए प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए। शनि अष्टम में, जैसा मैंने कहा, एक रियलिटी चेक मिलेगा आपको इस वर्ष। कई लोगों के असली चेहरे सामने आएंगे। अगला पॉइंट, गुरु 12वें घर में आ जाएंगे, विपरीत राजयोग बनाएंगे। कब होगा? 2 जून को। तो विपरीत राजयोग, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, ये कई मुश्किलों को आसान कर देगा, कई प्रॉब्लम्स को आसान कर देगा। अष्टमेश है, अचानक से जीवन में अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएंगी। पंचमेश है, नई सोच आपकी हो जाएगी। 18 सितंबर से 31 अक्टूबर नीच भंग, सालों में एक बार ऐसा नीच भंग बनता है जहां पे एक बड़ा ग्रह इन्वॉल्व है, गुरु, और बहुत प्योर। अब जैसे मंगल यहाँ पे नीच के हैं, गुरु उच्च के हैं, ये बार बार संयोग बन ही नहीं सकता। अगली बार जब मंगल नीच के होंगे 2 साल बाद, गुरु जा चुके होंगे बहुत आगे। जब गुरु कहीं नीच के होंगे बहुत सालों बाद, करीबन 6-7 साल बाद, तो उस टाइम मंगल मकर में आते हैं कि नहीं आते, ये भी कोई
नहीं, क्योंकि मंगल एक राशि में आते हैं करीबन 2 साल में, 1.5 से 2 साल के बीच में, 2 साल औसतन लग जाता है। और बृहस्पति 1 साल में एक ही राशि कवर करते हैं, तो वो संभावना भी कम हो जाती है। तो ये बहुत प्योर, और क्योंकि मंगल इसमें आपके योग कारक हैं, यकीन मानिए ये वर्ष शायद शुरुआती भाग वाला जो है ना, ये आपके लिए मुझे लगता है कि कठिन रहेगा, ऑब्स्टिकल से पूर्ण रहेगा। लेकिन जैसे जैसे वर्ष का अंतिम भाग आएगा, मध्य भाग के बाद से कह लीजिए, वैसे वैसे जीवन बहुत सरल होता जाएगा, अपॉर्चुनिटीज आती जाएंगी। लग्न में गुरु आ जाएंगे 31 अक्टूबर को, और क्या चाहिए आपको। अचानक से भाग्य का साथ मिलेगा। और ये केतु गुरु ये अल्टीमेटली बंधन मुक्त करने वाले हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि बहुत रियलाइजेशन होगी जब गुरु आ जाएंगे ना, तो आपके अंदर वो आत्मबल आएगा कि अब कुछ अलग करना है। और जब केतु साल के अंत में लग्न को छोड़ेंगे, तो जैसा मैंने कहा था, बंधनों से मुक्ति आपको प्राप्त होगी। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज है जिनका आपको लाभ उठाना है। करियर की तरफ चलते हैं। करियर के लिए मिश्रित प्रकार का वर्ष है। साल का अंतिम भाग फिर भी बहुत कुछ देकर जाएगा। केतु लग्न में है और शनि 10वें घर को देखेंगे पूरे वर्ष। ये दोनों ही चीज़ें ऑब्स्टिकल क्रिएट करती है, पर अच्छी चीज़ है केतु लग्न में है। जो लोग आईटी, सॉफ्टवेयर, कुछ भी टेक्निकल रिसर्च, जहाँ पे बहुत डीप स्टडी होती है, डेटा होता है, इनसे संबंधित काम करते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अदरवाइज जो इनसे संबंधित नहीं भी काम करते, उनको भी अपने स्किल अपलिफ्टमेंट का टाइम मिलेगा। मैं तो कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम का लाभ उठाएं, तो ये वर्ष स्पेशली अंत तक अपने आप को बहुत स्किलफुल कर लें। क्योंकि अगर आपके पास स्किल्स होगी, नॉलेज होगी, तो आप भले ही लेट हो सकते हैं आगे बढ़ने में, लेकिन आगे अवश्य बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, ये ग्रह दोनों ही थोड़े ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते रहेंगे थ्रू आउट द ईयर। जॉब चेंज करने के लिए वर्ष बहुत अच्छा है। फील्ड चेंज करने के लिए वर्ष बहुत अच्छा है। 11 मार्च को गुरु मार्गी होकर 11 मार्च से 2 जून के बीच में प्रमोशंस करवा सकते हैं। फिर साल के अंत में 31 अक्टूबर से 13 दिसंबर के बीच में भी जब लग्न में आएंगे तो प्रमोशंस करवा सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट कालखंडों की बात करते हैं। सबसे पहला, मंगल 16 जून से 23 फरवरी उच्च के रहेंगे 6ठे भाव में। करियर का एक भाव होता है, मंगल आपके योग कारक है। तो ये वो टाइम है जब करियर में प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ेगी, कुछ नए रोल्स आपको मिल सकते हैं। और अगर लेट्स से कि आपके कुछ काम बहुत अटक रहे थे, वो काम भी पूर्ण हो जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस अपने करियर में बहुत बढ़ जाएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद 23 फरवरी से 2 अप्रैल, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मंगल आपके सप्तम भाव में होंगे। अभी जैसे मैंने कहा योग कारक हैं, और यहाँ से वो आपके सप्तम भाव को देखेंगे और लग्न को भी देखेंगे, धन स्थान को भी देखेंगे। और क्योंकि राहु के साथ हैं, जो लोग एमएनसी आदि में काम करते हैं उनके लिए तो अच्छा होगा, लेकिन बाकी लोगों को भी सडन प्रमोशन, यहाँ पे प्रमोशन सडनली हो सकती है, मतलब कि जो आप शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, उन लोगों की प्रमोशन यहाँ पे हो जाए। इसके बाद 2 मार्च से 26 मार्च, ये इंपॉर्टेंट क्यों इवेंट होगा? क्योंकि शुक्र यहाँ पे उच्च के हो जाएंगे। शुक्र को महत्वता क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि 10वें घर के स्वामी हैं और शनि के साथ बैठेंगे जो करियर के कारक हैं, और शनि 10वें घर को देख रहे हैं कि जॉब चेंज करने का बहुत अच्छा टाइम है 2 मार्च से 26 मार्च। क्योंकि शुक्र उच्च के होंगे, तो जब जॉब चेंज करने का प्रयत्न करेंगे तो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर जॉब चेंज कर पाएंगे। 19 अप्रैल से 14 मई, 19 अप्रैल से 14 मई यहाँ पे क्या है? शुक्र आपके 10वें भाव में आ जाएंगे। 10वें घर के स्वामी हैं, राजयोग बना रहे हैं, पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। ये पद प्राप्ति का समय है, कुछ बहुत अच्छा रोल और पैसा बढ़ेगा क्योंकि शुक्र है, तो पद प्राप्ति का ये समय है। पंच महापुरुष योग बन रहा है मालव्य नाम का, बहुत अच्छा है। इसके बाद 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति आपके 12वें घर में आ जाएंगे। अब 12वां घर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ, 6ठे घर को देख रहे हैं तो इम्पैक्ट तो है, पर मे भी उतना डायरेक्ट नहीं है जितना बाकी ग्रहों का है। ये विदेश जाने के लिए अच्छा है क्योंकि 12वां भाव स्ट्रांग हो गया, और ये जो गुरु है ये शनि को भी देख रहे हैं, और शनि कारक हैं जॉब के, और गुरु 6ठे घर को भी देख रहे हैं। तो लेट्स से आपका कोई प्रोसेस अटक रहा था विदेश में जाने का, वीज़ा वगैरह का काम, तो इसको यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत स्ट्रांग हो जाएगा ना 12वां भाव, तो इसका लाभ मिलेगा। 18 सितंबर से 31 अक्टूबर नीच भंग बनेगा, इस पे मंगल इन्वॉल्व होंगे। तो क्योंकि ये 10वें से तीसरा भाव है, आपके स्किल्स बहुत बढ़ेंगे और
अपने शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त कर पाएंगे। कोई आपको तंग कर रहा था करियर में, उन पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। और अंततः गुरु का लग्न में आना 31 अक्टूबर से 13 दिसंबर और उनका सप्तम भाव को देखना, ये रोल्स चेंज, प्रमोशन और डिपार्टमेंटल चेंज भी दिखाता है। तो ये वर्ष काफ़ी इवेंटफुल रहेगा। कुछ पीरियड जहाँ पे केयरफुल रहना है, 17 फरवरी से 3 मार्च, क्योंकि यहाँ पे 2 ग्रहण लगेंगे, एक सप्तम में एक लग्न में लगेगा। पहला लगेगा यहाँ पे सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को, फिर 3 मार्च को लग्न में। यहाँ पे जॉब जा सकती है। 27 जुलाई को शनि वक्री होकर 10वें घर को देखेंगे दिसंबर तक, ये पीरियड में भी जॉब जा सकती है। इसके बाद गुरु भी वक्री हो जाएंगे वर्ष के अंत में 13 दिसंबर को, तो यहाँ पे भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वो आपके अष्टमेश हैं, तो कुछ लोगों की जॉब 13 दिसंबर यानी कि साल के एकदम अंत में भी जा सकती है। तो ये एरियाज हैं जहाँ पे आपको काफ़ी केयरफुल रहना पड़ेगा। अगस्त में भी एक ग्रहण लगेगा, 2 ग्रहण लगेंगे, एक आपके सप्तम में ही लगेगा, फिर एक 12वें में लगेगा, तो अगस्त में भी थोड़ा केयरफुल रहिएगा। कौन से एरियाज अच्छा करेंगे? अगर आप सिविल इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग आपने करी है, सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, मशीन लर्निंग से जुड़ा कुछ काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, आईटी जॉब है, डेटा रिसर्च, एआई, केमिकल से संबंधित, बायोटेक, कंसल्टिंग, एचआर, फैशन, एक्टिंग, होटल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, इन सारे ही एरियाज में बहुत अच्छा करेंगे। कुछ विशेष प्रेडिक्शन, ऑथेंटिक रखिए अपने आप को, बहुत आगे बढ़ेंगे। ये वर्ष ठीक करने का है, प्रॉब्लम्स को, अपने आप को सुधारने का है, एक्सप्लोर करने का है, आगे बढ़ने का है। चॉइसेस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, वो शब्दों का हो या कोई और चॉइस हो। सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, सीखने से पीछे मत रहिएगा। जीवन का बैलेंस बेटर होता हुआ दिख रहा है। और ये वर्ष ऐसा भी है जहां पर आपके प्रमोशन हो ना हो, आपका कद, आपका औहदा बहुत बढ़ जाएगा। प्रमोशन के भी बहुत अच्छे योग है, लेकिन मैंने कहा अगर बहुत बुरा समय अंतरदशा है, कंपनी की उतनी अच्छी हालत नहीं है, तो फिर कभी कभी होता है प्रमोशन डिले हो जाती है, लेकिन औहदा जो है आपका वो अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ेगा। पेशेंस रखिए, क्रिएटिविटी दिखाइए। ऐसा लग रहा है कि धीरे शुरू का जो वर्ष है वो शायद थोड़ा ऑब्स्टेकल लाएगा, लेकिन जैसे मैंने कहा था धीरे धीरे करके एक फ्लो आना शुरू हो जाएगा, गाइडेंस भी प्राप्त होगी और बहुत सक्सेस ये साल का एटलीस्ट मध्य भाग के बाद का समय आपको देकर जाएगा। तो वर्ष करियर के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा दिख रहा है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए विस्तार का वर्ष है, क्योंकि गुरु जब मार्गी हो जाएंगे मार्च में, सप्तम को देखेंगे और यहाँ पे राहु भी है। ये विस्तार का वर्ष है, सप्तम भाव बिजनेस का होता है। बृहस्पति विपरीत राजयोग बनाएंगे और सप्तमेश भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो जब जून में बृहस्पति यहाँ पे आएंगे तो 2 विपरीत राजयोगों का एक प्रकार से मिलन हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति शनि को देखेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व के लिए बहुत अच्छा है। और साल के अंत में 31 अक्टूबर के बाद गुरु लग्न में ही आ जाएंगे, फिर से राहु को देखेंगे। बड़े बदलावों का वर्ष है ये। बिजनेस के लिए तो वर्ष बहुत अच्छा दिख रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात करते हैं। 16 जनवरी से 23 फरवरी मंगल जो योग कारक हैं वो सप्तम से 12वें में उच्च के हो जाएंगे। लीगल केसेस, लीगल प्रॉब्लम्स, मशीनरी की प्रॉब्लम, रखरखाव, मैन पावर प्रॉब्लम, नया सेटअप करना है, बिजनेस बेचना है, नया बिजनेस स्टार्ट करना है, फंड्स चाहिए, इक्विटी बेचकर पैसा चाहिए लोगों से, इन्वेस्टर से, सबके लिए बहुत अच्छा टाइम है। 3 फरवरी से 11 अप्रैल यहाँ पे बुध सप्तम में होंगे। धनेश है, लाभेश है, उनका सप्तम में राहु के साथ होना, यानी कि अचानक से धन बढ़ेगा। बस ध्यान नहीं देना है कि बुध वक्री भी हो जाएंगे फरवरी के अंत की तरफ। तो यहाँ पे 26 फरवरी से 21 मार्च तक बुध वक्री रहेंगे। यहाँ पे चांसेस मत लीजिएगा, रिस्क मत लीजिएगा। इसके बाद 2 मार्च से 26 मार्च शुक्र और शनि साथ में होंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि शनि सप्तमेश है और शुक्र उच्च के हैं, तो ये अचानक से कोई बड़ा नया काम आपको प्राप्त हो सकता है। फिर 11 मार्च को जैसे ही बृहस्पति मार्गी होंगे, क्योंकि सप्तम को देख रहे हैं, सप्तम से धन और सप्तम से लाभ के स्वामी हैं, बड़ा कोई काम, बहुत बड़ा इवेंट, कोई बहुत बड़ा, या फिर लेट्स से कि आपकी कहीं बात चल रही थी, अटके जा रही थी, वक्री थे ना, जैसे ही मार्गी होंगे वो काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जिसके पीछे से 1 साल से भाग रहे थे, वो काम आपको मिल सकता है। 2 अप्रैल से 11 मई, हमने मार्च की बात करी, जून तक वो है, लेकिन बीच में 2 अप्रैल भी आएगा,
2 अप्रैल से 11 मई में क्या होगा, मंगल और शनि साथ में होंगे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने कहा मंगल आपके योग कारक ग्रह है, तो उनका सप्तमेश के साथ बैठना बहुत कार्यों को पूर्ण करवाएगा, कई अटके हुए कार्य, कई लीगल कार्य। और क्योंकि मंगल भाग्येश है तो इनका सप्तमेश के साथ बैठना यानी कि अचानक से भाग्य का साथ देना। 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति आपके 12वें घर में होंगे। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा मैंने कहा वो विपरीत राजयोग बनाएंगे, क्योंकि 8वें घर के स्वामी हैं, और यहां से वो 8वें घर को देखेंगे जहां पे 7वें घर के स्वामी हैं। तो 2 विपरीत योगों का प्रभाव, ये तो कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का है। लेट्स से आपका कोई काम अटक गया था, या आप किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए थे, आपको विदेश में अपने काम का विस्तार करना है, या आपको लाइसेंसेस नहीं मिल रहे, कोई सरकारी बाधा आ रही थी। अब क्योंकि अष्टम 12वां है तो हमारे देश में कभी कभी जो सरकारी काम बनते हैं वो उसमें कुछ गुप्त चीज़ों का उपयोग करना पड़ता है, वो सबको पता है कभी कभी किस प्रकार से चीज़ें होती हैं। कभी कभी एक ऐसा व्यक्ति जो लायक भी नहीं होता उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, सबको पता है कि किस प्रकार से चीज़ें काम करती हैं, आज भी करती हैं, हम कुछ भी कह लें लेकिन आज भी वो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आपके अटके हुए कार्य, स्पेशली सरकारी लीगल लिखा पढ़ी के लाइसेंसेस, वो पूर्ण हो सकते हैं और एक नया रुख मिल सकता है। और 18 सितंबर से 31 अक्टूबर नीच भंग बनेगा और ये मंगल सप्तम को देखेंगे। ये तो बहुत अच्छा टाइम है, अगर आपको अपना बिजनेस पूरा ही चेंज करना है, अपने बिजनेस में बहुत बड़े बदलाव लाने हैं, लोन चाहिए बिजनेस के लिए अच्छे रेट पर, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। और अंततः वर्ष के अंत में गुरु आपके लग्न भाव में आ जाएंगे 31 अक्टूबर को, 13 दिसंबर तक मार्गी रहेंगे, फिर वक्री हो जाएंगे। तो उनका सप्तम को देखना, यानी कि 31, और राहु भी यहीं पे होंगे, तो 31 अक्टूबर से 13 दिसंबर फिर से विस्तार करने का मौका मिलेगा। कुछ एरियाज, कुछ टाइम जहाँ पे केयरफुल रहना है। 11 मार्च तक बृहस्पति वक्री होंगे यहाँ पे, तो देखेंगे तो यहाँ पे काम अटकेंगे, इसलिए केयरफुल रहिए। 17 फरवरी को यहाँ पे ही सप्तम में ही ग्रहण लगेगा और 26 फरवरी को बुध यहीं पे वक्री हो जाएंगे। तो फरवरी के मध्य से मार्च के मध्य में रिस्क कम लेने हैं। शनि वक्री हो जाएंगे 27 जुलाई को, सप्तमेश है तो प्रभाव पड़ेगा, और वर्ष के अंत में 13 दिसंबर को गुरु वक्री हो जाएंगे, तो बहुत बड़ा नुकसान कुछ हो सकता है। इन एरियाज में केयरफुल रहेगा। कौन कौन से बिजनेसेस राइज करेंगे? एजुकेशन, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, स्पेयर पार्ट्स, मशीनरी, कोई भी आप सर्विस देते हैं, इमिग्रेशन, इन सबसे संबंधित काम, और एग्रीकल्चर कुछ भी काम करते हो आप, बड़ी खाद बनाते हो आप, सीड्स प्रोसेस करते हो, कुछ भी एग्रीकल्चर से संबंधित करते हैं, लाभ ही लाभ है। विशेष प्रेडिक्शन, ये वर्ष ऐसा है जहाँ पे आपको अटेंशन बहुत देनी पड़ेगी, अटेंशन देंगे, फेस करेंगे चैलेंजेस, बहुत आगे बढ़ पाएंगे। वेकअप कॉल मिलेगा वर्ष के शुरुआत में, जो अच्छा है आपके लिए। डिसीजन मेकिंग पर ध्यान दीजिएगा, क्लैरिटी आएगी किस चीज़ से? रिसर्च से। लग्न में केतु है ना, बिना रिसर्च के क्लैरिटी नहीं आएगी। रिसर्च कीजिए, क्लैरिटी प्राप्त कीजिए, अपने बिजनेस में स्किल्स बढ़ाइए, स्किल वाले लोगों को बढ़ाइए, गलतियों को समझिए और उस पर काम कीजिए, सही टाइम पर डिसीजन लीजिए, अपने आप को वोकल रखिए। पेशेंस तो दिखाना पड़ेगा, लेकिन टाइम मैनेजमेंट तो बहुत अनिवार्य रहेगा। ये वर्ष ऐसा है, अगर आपने इन सब पर काम किया, अपनी गलतियों को समझा, तो स्काई इज द लिमिट। फिर से कहूँगा, शायद मैंने पहले भी कहा था, मार्केटिंग पर जितना काम कर सकते हैं इस वर्ष बिजनेस में, उतना अच्छा है। तो बिजनेस में मार्केटिंग की आवश्यकता होती ही है, तो ये टाइम आपका काफ़ी अच्छा है। चलते हैं विवाह के योगों की तरफ। क्या विवाह का योग बन रहा है? बन रहा है। सबसे मैक्रो लेवल पर देखें, 11 मार्च से 2 जून गुरु मार्गी होकर सप्तम को देखेंगे। सप्तम को पहले भी देख रहे होंगे, लेकिन वक्र अवस्था में, और यहाँ पे राहु है। मैं हमेशा कहता हूँ राहु का बहुत प्रभाव होता है जब अटक रही होती है मैरिजेस। राहु को एक कैटलिस्ट की तरह देखा जाता है जब हम विवाहिक या विवाह के योगों की बात करते हैं, वैवाहिक जीवन की नहीं, लेकिन विवाह के योगों के लिए राहु एक कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो 31 मार्च से 2 जून, फिर वर्ष के अंत में 31 अक्टूबर से 13 दिसंबर तक, जब बृहस्पति लग्न में होकर फिर से सप्तम को देखेंगे। ये मैक्रो लेवल पर बड़े पीरियड्स हैं। इसमें अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा डीप में जाके देखें तो 6 फरवरी से 2 मार्च यहाँ पे शुक्र लग्न में सप्तम में होंगे,
कारक हैं विवाह के, तो सप्तम में उनका आना वैसे ही अच्छा है। सप्तम से केंद्र और सप्तम से त्रिकोण के स्वामी है, ये भी अच्छा है। और राहु के साथ बैठे तो सडनली बातें आगे बढ़ सकती हैं। एक बार कंफर्म करना चाहूँगा, ये मैं मुहूर्त की बात नहीं कर रहा, ये मैरिज के योगों की बात कर रहा हूँ। मुहूर्त तो फिर अगला अलग से आपको निकालने पड़ेंगे। 2 मार्च से 26 मार्च यहाँ पे शुक्र उच्च के हो जाएंगे और शनि के साथ होंगे। शनि क्योंकि सप्तमेश है और शुक्र कारक है, तो ये कारक और भावेश जब साथ में बैठ गए और शुक्र उच्च के हो गए तो ये बहुत अच्छा टाइम है। इसके साथ ही 11 मार्च से 2 जून, जैसा मैंने कहा, बृहस्पति मार्गी होकर, ये तो बहुत पोटेंट पीरियड होगा आपका, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पीरियड है। 14 मई से 2 जून यहाँ पे क्या होगा कि शुक्र गुरु के साथ आ जाएंगे, तो शुक्र कारक है और गुरु शुक्र की जोड़ी वैसे ही अच्छी है और ये सप्तम से 11वें में है। 11वां भाव भी विवाह के लिए बोला गया है, वो लाभ का स्थान है, वृद्धि का भाव है, तो मैरिज में भी वृद्धि होती है, कोई ना कोई जीवन में आपके एड ऑन होता है। और सप्तम से पंचम है, 11वें भाव की विशेषता बहुत होती है विवाह में। मैंने अपने खुद के जीवन में कई बार केवल ग्रहों के 11वें भाव के प्रभाव को देखकर कि हाँ तो अंतरदशा थोड़ी ठीक भी है, लेकिन 11 अभी रिसेंटली लास्ट ईयर की ही बात है, उनकी बहुत टाइम से शादी अटक रही थी। मैंने कहा था यहाँ पे हो जाएगी आपकी, आई थिंक बृहस्पति के गोचर को ही देख के मैंने बोला था, जितना मुझे याद आ रहा है। तो उनका अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले उन्होंने कंसल्टेशन ली थी, तो उन्होंने बताया कि हाँ विवाह हो गया, सब कुछ हो गया। तो मुझे तो याद नहीं रहता, लेकिन मैंने थोड़ा सा देखा कुंडली, तो मुझे लगा उसी कारण से मैंने बोला होगा। तो ये विवाह के लिए बहुत अच्छा एक योग बनता है। इसके बाद 4 जुलाई से 1 अगस्त यहाँ पे क्या अच्छा होगा, यहाँ पे शुक्र लग्न भाव में ही होंगे, तो उनका लग्न में आना खुद विवाह का योग बनाता है। सप्तम को देखेंगे और फिर 31 अक्टूबर से 13 दिसंबर सप्तम को उनका देखना गुरु का, ये बहुत सुंदर विवाह का योग बनाता है। तो ये एरियाज है जहाँ पर अगर आप प्रयत्न करते हैं तो विवाह संबंधित चीज़ें आराम से हो जाएंगी। अब बात करते हैं संतान योग की। क्या संतान योग बन रहा है इस वर्ष? बिल्कुल बन रहा है। हाँ, केतु लग्न में रहेंगे तो ऑब्स्टेकल क्रिएट करेंगे, जिनकी कुंडली वीक है उनको प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि केतु ऑब्स्टेकल क्रिएट करेंगे। प्रमुख इवेंट्स देखते हैं। सबसे पहला 11 मार्च से 2 जून जब बृहस्पति मार्गी होके पंचम को देखेंगे तो ये बहुत पोटेंट पीरियड रहेगा। 2 जून से 31 अक्टूबर में बृहस्पति 12वें घर में चले जाएंगे। ये उन कपल्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो विद मेडिकल हेल्प संतान प्राप्ति करना चाहते हैं। केतु पंचम को देख रहे हैं, गुरु 12वें में है, कारक है संतान के। केतु नॉर्मल कंसीविंग के लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन हाँ विद मेडिकल हेल्प थोड़ा सहायता करते हैं। तो ये 2 जून से 31 अक्टूबर जो कपल्स या जो महिलाएं मेडिकल हेल्प से आगे बढ़ना चाहती हैं उनके लिए अच्छा है। और 31 अक्टूबर से 13 दिसंबर यहाँ पे गुरु लग्न में आकर पंचम भाव को देखेंगे। ये जो समय है ये आपका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि केतु के प्रभाव को गुरु थोड़ा कम करेंगे और गुरु पंचम और नवम दोनों को देखेंगे। तो ये टाइम भी आपका बहुत पोटेंट है संतान प्राप्ति के लिए। कंसीविंग के लिए पीरियड जो है काफ़ी अच्छे हैं। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। बहुत अच्छा वर्ष तो नहीं है, क्योंकि आपके पंचम भाव को देखें तो उन पर शनि की दृष्टि पूरे वर्ष बनी रहेगी, केतु की दृष्टि पूरे वर्ष बनी रहेगी। तो ये पंचम भाव रिलेशनशिप का होता है, तो बहुत इजी वर्ष नहीं रहेगा, काफ़ी प्रॉब्लम्स रहने वाली है। इवन वर्ष का शुरुआती भाग देखें तो बहुत सारे ग्रह पंचम में होंगे मध्य भाग तक जनवरी के। वक्री गुरु देख रहे होंगे, केतु देख रहे होंगे और शनि अष्टम से। कई लोगों के ब्रेकअप तो वर्ष के शुरुआती भाग में ही हो जाएंगे। परिणाम है क्योंकि केतु शनि का प्रभाव है ना, ये अच्छा भी होता है। ये 2 ग्रह बंधनों से मुक्त करते हैं। ये ऐसा वर्ष, ये ऐसा समय होता है जब हमें लगता है अरे क्या हो गया, अच्छा रिलेशनशिप था, खराब हो गया, पर बाद में हमें रियलाइज होता है कि ये अच्छा था कि उस टाइम पे खत्म हो गया, टाइम टू मूव ऑन। 11 मार्च तक बहुत दिक्कतें रहेंगी। 11 मार्च से 2 जून ये पीरियड अच्छा है, क्योंकि गुरु मार्गी होकर पंचम को देखेंगे और सप्तम को भी देख रहे होंगे। तो जो कपल्स विवाह की तरफ बढ़ना चाहते थे उनके लिए 11 मार्च से 2 जून का पीरियड बहुत अच्छा है, यहाँ पे उनको बहुत लाभ मिलेगा। प्रॉब्लम फिर से शुरू हो जाएगी 2 जून से, क्योंकि 2 जून को जो गुरु बचाकर बैठे थे पंचम भाव को उनकी दृष्टि से, वो आगे चले जाएंगे और वो पंचमेश भी है, ये भी नहीं बोलना चाहिए। तो पंचमेश का 12वें घर में जाना, भले ही एग्जॉल्टेड हो रहे हैं, वो बाकी चीज़ों पर प्रभाव देगा अच्छा, यहाँ पे अच्छा प्रभाव नहीं देगा। तो ये बहुत केयरफुल आपको टाइम बिताना है। यहाँ पे फिर से जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों की चीज़ें ठीक होगी, लेकिन
फिर से 2 जून से 31 अक्टूबर कई लोगों के ब्रेकअप्स होंगे। फिर साल के अंत में पुनः गुरु लग्न में आ जाएंगे, 31 अक्टूबर से 13 दिसंबर तक वो मार्गी अवस्था में होंगे। फिर से पंचम सप्तम को कनेक्ट करेंगे, फिर से उन लोगों के लिए अच्छा पीरियड है जो रिलेशनशिप से वैवाहिक जीवन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन फिर से कहूंगा, गुरु फिर से वक्री हो जाएंगे 13 दिसंबर को, और केतु जब लग्न को छोड़ेंगे 8 दिसंबर को, जैसे मैंने शुरू में कहा था ना, कई बंधनों से मुक्त होंगे। कई लोगों को ना साल के अंत में ये रियलाइज हो जाएगा कि ये पार्टनर मेरे लिए ठीक नहीं है, और वो बंधन से मुक्त खुद ही होना चाहेंगे। तो बहुत डामाडोल स्थिति है रिलेशनशिप की, इजी तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। शनि केतु का प्रभाव पंचम पर, कई लोगों को भले ही लग भी रहा हो कि हमारा रिलेशनशिप ठीक चल रहा है, लेकिन उनको भी पता होगा आंतरिक रूप से बहुत दिक्कत है। विशेष प्रेडिक्शन, फ्रीडम दीजिएगा पार्टनर को और अपने लिए भी स्पेस निकालिएगा, सपोर्टिव रहिएगा। ध्यान बहुत भटकेगा इस वर्ष, लेकिन अगर आप चाहते हैं चीज़ें वर्कआउट करें तो वर्ष निकालना है। मन की बातें शेयर कीजिए, अपने पार्टनर की बातों को समझिए, कनेक्शंस पर, कम्युनिकेशन पर काम कीजिए, ट्रस्ट बिल्डअप कीजिए। सेपरेशन की बातें मत कीजिए कि बार बार सेपरेशन की पे ही बात आके अटक जाती है। जितना आप चीज़ों में स्नेह भाव ऐड करेंगे, इमोशंस ऐड करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। ये वर्ष ऐसा है जब आपको बहुत कुछ भुलाकर नई चीज़ शुरू करनी है, अपनी गलतियों को ठीक करना है, पार्टनर की गलतियों को माफ़ करना है। ऐसा नहीं कि वो गलती उनकी आपके, मतलब कि आप ही सारी गलती करें, पर कभी कभी होता है हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मैं अगर कीवर्ड दूँ ना इस वर्ष के रिलेशनशिप के लिए, पहला है ट्रस्ट, दूसरा है अपने लिए स्पेस, अपने पार्टनर को स्पेस, और इसके साथ ही फॉरगिवनेस, माफ़ कर देना। ये चीज़ों पर अगर आप जितना काम करेंगे ना इस वर्ष, उतना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये वर्ष बहुत ईजी तो कतई नहीं दिख रहा, क्योंकि ये मैक्रो लेवल पर चीज़ें हैं, बीच में चीज़ें थोड़ी बदलेंगी, अच्छी होंगी, लेकिन बृहद स्तर पर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। बहुत अच्छा वर्ष नहीं दिख रहा। राहु केतु एक्सेस लग्न सप्तम पर कंट्रोल किए हुए हैं, पूरे वर्ष रहेगा, और पूरे वर्ष ही आपके सप्तम भाव के स्वामी अष्टम में रहेंगे, अनिश्चितता रहेगी। बहुत अच्छा वर्ष तो नहीं दिख रहा। सबसे जटिल टाइम तो शुरू का ही होगा, साल के शुरुआत से 11 मार्च तक। यहाँ तक गुरु वक्री हैं, वो भी सप्तम को देख रहे हैं। यहाँ पे राहु हैं, राहु केतु एक्सेस में सप्तम भाव, शनि अष्टम में। कहाँ से रिलीफ मिल जाएगा? ट्रस्ट इश्यूज तो भयंकर रहने वाले हैं इस वर्ष। थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसको आजकल के लोग कहते हैं, यानी कि चीटिंग आदि की बातें, ये ऐसा वर्ष है कई चीज़ें सामने आएगी। बल्कि इवन जो ओल्ड कपल्स है ना, बल्कि 5-6 साल 10 साल भी हो गए, उनके भी गहरे राज सामने आ सकते हैं और प्रॉब्लम बहुत बढ़ सकती है। 23 फरवरी को मंगल आपके सप्तम में आएंगे, अंगारक योग बनेगा। यहां से 1.5 महीने तक का टाइम तो 2 अप्रैल 3 अप्रैल तक बहुत कठिन होगा। फरवरी में ही 17 फरवरी को एक ग्रहण लगेगा सप्तम में, तो फरवरी मार्च अप्रैल बहुत कठिन जाएगा। हाँ, एक अच्छी चीज़ है कि 11 मार्च को गुरु मार्गी हो जाएंगे, तो वो सप्तम को देखेंगे तो थोड़ा 11 मार्च से लेकर 2 जून तक संभाल लेंगे। लेकिन कितना संभालेंगे, क्योंकि 2 जून को जब वो निकल जाएंगे 11वें घर से, फिर तो बहुत कठिन अवस्था हो जाएगी। मतलब कि कई लोग, एक जो थोड़ी सी भी होप बची थी ना, वो होप खत्म हो जाएगी। 2 जून को यहाँ पे वो चले गए, 27 जुलाई को शनि वक्री हो गए जो सप्तमेश है, कहाँ से रिलीफ मिलेगा? 31 अक्टूबर को गुरु आपके लग्न में आ जाएंगे, लेकिन वो केतु के साथ बैठेंगे, तो जैसा 11वें घर में प्रभाव देते वैसा नहीं, हाँ फिर भी एक थोड़ा सा प्रोटेक्शन देंगे। गुरु चीज़ों को बचाने की कोशिश करेंगे। एक अच्छी चीज़ है कि 8 दिसंबर को राहु केतु का गोचर हो जाएगा, तो राहु छठे में तो केतु 12वें में आ जाएंगे, उल्टे चलते हैं दोनों। कुछ दिनों का रिलीफ मिलेगा, लेकिन कितने दिन का रिलीफ मिल जाएगा? क्योंकि ये जो गुरु है वो 13 दिसंबर को हो जाएंगे वक्री, तो 4-5 दिन के रिलीफ के बाद दोबारा दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। तो वर्ष मैरिड लाइफ के लिए तो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। वैसे मैं कई बार बताता हूँ, सिंह और कर्क इन लग्नों की जो मैरिड लाइफ है बहुत अच्छी नहीं होती यूजुअली, मतलब एक मेजर लेवल पर अगर हम बात करेंगे। अब कुछ अच्छे योग बन गए तो अलग चीज़ है। नवांश में शुक्र बहुत अच्छे हो गए, या शुक्र शनि की जोड़ी नवांश कुंडली में हो गई, दारा कारक बहुत अच्छे हैं, तो चीज़ें बदल सकती हैं।
पर मेजरली कर्क और सिंह वालों की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं होती। विशेष प्रेडिक्शन, ये वर्ष ऐसा है जहाँ पे गुस्सा बहुत रहेगा, बार बार मन करेगा गलत व्यक्ति के साथ फंस गए हैं, चीज़ों को शुरुआत करने की कोशिश भी करेंगे दोबारा फिर भी नहीं हो पाएंगी, एस्केपिज्म रहेगा, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, अच्छी कन्वर्सेशंस अवॉइड होंगी, डिमांडिंग बहुत रहेंगे दोनों ही बार बार उनका मन में आएगा कि चीज़ों को छोड़ दें। दोनों का एविल साइड दिखेगा इस वर्ष बहुत ज़्यादा। बाहरी लोगों को दिखाने के लिए सब कुछ अच्छा रखेंगे, लेकिन आंतरिक रूप से बहुत दिक्कत चल रही होगी। कॉम्प्लिकेटेड वर्ष है ये, ऐसा वर्ष है जैसा मैंने कहा बहुत कंफ्यूजन है और बहुत चीज़ें, बहुत राज सामने आने वाले हैं। अनप्रिडिक्टेबल वर्ष है, ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, ऐसे ऐसे राज सामने आ जाएंगे जो पूरा बुनियाद जो है वैवाहिक जीवन की उसको हिला कर रख सकते हैं। टॉक्सिक एनवायरनमेंट कई बार रहेगा, और जैसे मैं कहा कुछ अतीत के राज यहाँ पर खुलेंगे जो बहुत तंग करेंगे। वर्ष अच्छा नहीं दिख रहा, जो कुछ 2-3 पीरियड्स हैं गुरु के कारण वही सेव करेंगे, वरना वर्ष बहुत कठिन है। अब बात करते हैं कुछ चेतावनियों की, कुछ ऐसी अवस्थाएं, कुछ ऐसा कालखंड जहाँ पे केयरफुल रहना है। सबसे पहले शुरू में ही मैंने कहा था केतु शनि षडाष्टक योग, बहुत ऑब्स्टिकल्स, हेल्थ इश्यूज आते रहेंगे। गुरु वक्री रहेंगे 11वें घर में, तो ग्रोथ रोकेंगे, आपके कई काम 11 मार्च तक अटकेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च आपके 6ठे भाव में बहुत ग्रह रहेंगे, मारक भाव में और फिर अष्टम में। ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, नुकसान हो सकते हैं, अनिश्चितताएं बहुत रहेंगी और ग्रहण भी लगेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 17 फरवरी को यहाँ पे, 3 मार्च को यहाँ पे। बहुत अनिश्चितता वाला टाइम चाहेगा मार्च तक। मार्च के बाद थोड़ा बेटर होगा जब बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, लेकिन बृहस्पति भी जीव कारक होने के नाते जब 12वें घर में प्रवेश करेंगे, भले ही उच्च के हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज बहुत आपके बढ़ जाएंगे जून से। नुकसान, धन का नुकसान बहुत बड़ा होगा, खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं 2 जून से। केतु पूरे वर्ष लग्न में रहेंगे। कुछ लोगों को जिनकी कुंडली में चंद्रमा वीक है, लग्नेश वीक है, इमोशनली हॉलो कर देंगे। बल्कि कुछ लोगों का तो ऐसा हाल हो जाएगा कि वर्ष के अंत तक वो किसी से बात ही नहीं करना चाहेंगे, इमोशनली एकदम हॉलो कर देंगे, इमोशनल हैप्पीनेस नील कर सकते हैं। शनि मंगल की जोड़ी अष्टम भाव में होगी, कब? 2 अप्रैल से 11 मई। अच्छा नहीं है, एक्सीडेंट्स, इंजरीज, सर्जरीज सबके योग बनते हैं। और बुध वक्री रहेंगे आपके 3 टाइम इस वर्ष में, क्योंकि वो लाभेश है, धनेश है, उनका धन के रूप में बहुत प्रभाव रहता है। तो 26 फरवरी से 21 मार्च वक्री रहेंगे, यहाँ पे धन का नुकसान, जॉब जाना। 29 जून से 24 जुलाई यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिएगा। फिर 24 अक्टूबर से 13 नवंबर यहाँ पे भी जॉब जाने का योग और धन का नुकसान हो सकता है। 3 अक्टूबर से 14 नवंबर शुक्र वक्री रहेंगे, ये फिर से जॉब पर आँच आ सकती है और इवन यहाँ पे तो आपका गुडविल वगैरह भी खराब हो सकता है, बहुत काम अटक सकते हैं। और गुरु 13 दिसंबर को लग्न में वक्री होना, यानी कि अचानक से साल के अंत में बड़ा नुकसान, बड़े अप्स एंड डाउन्स और हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। तो जिनकी कुंडली थोड़ी वीक है उनके लिए चेतावनियां बहुत, उनको केयरफुली इनको हैंडल करना पड़ेगा। अब चलते हैं सेहत की तरफ। सेहत की बात करें, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया और वीडियो के शुरू में बताया था, केतु शनि का षडाष्टक योग भयंकर बीमारियां दे सकता है। क्रॉनिक डिजीज हो, रीअकरिंग डिजीज हो, बहुत रहेंगी। तो इस पूरे वर्ष स्टमक की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट, यूट्रस इन्फेक्शंस, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी इन्फेक्शन, यूटीआई बहुत तंग करेंगे। गुरु 11 मार्च तक वक्री होंगे, ये इन्फ्लामेशन, किडनी, गॉल ब्लैडर से संबंधित प्रॉब्लम 11 मार्च तक बहुत दे सकते हैं। फिर गुरु 12वें घर में आ जाएंगे, जीव कारक है, वेट गेन बहुत हो सकता है, डायबिटीज की प्रॉब्लम, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, फीट से संबंधित ब्रीदिंग इश्यूज, कफ रोग, चेस्ट की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम। 31 अक्टूबर से 31 अक्टूबर से साल के अंत तक लग्न में रहेंगे बृहस्पति, ठीक है। अब ठीक है, वो लग्न में अच्छे प्रभाव भी देंगे ही, लेकिन वो आपके अष्टमेश हैं और केतु के साथ बैठ गए। ये तो सडन हेल्थ इशू, सडन कुछ लोगों की सर्जरीज हो सकती है वर्ष के अंत में, सडन इंजरीज, क्रॉनिक डिजीज, कोई पुराना रोग वापस आना, कोई अनडायग्नोजेबल प्रॉब्लम, प्रजनन तंत्र से संबंधित प्रॉब्लम, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे। तो हेल्थ के लिए तो मैंने पहले भी एक बार बताया था, आई थिंक 2025 के मध्य में मैंने एक वीडियो डाली थी, कई लोगों ने उससे रिलेट किया था।
और ये वर्ष भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है आपका, स्पेशली क्रॉनिक डिजीज बहुत आती है बॉडी में। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो वर्ष बहुत अच्छा दिख रहा है। आपके जो पंचमेश हैं गुरु, हाँ, शुरुआती भाग में जनवरी फरवरी तक या मार्च तक वो वक्री हैं तो काम थोड़े अटकेंगे, लेकिन पहले वो मार्गी होंगे 11 मार्च में, तो उसके बाद कई लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। 11 मार्च से 2 जून के बीच में आपकी जॉब लग सकती है, आपके कंपटीशन है उसमें सफलता मिल सकती है, भाग्य की वृद्धि होगी। फिर उनके गोचर पे जाते हैं, लेकिन वर्ष के शुरुआत में ही पंचम में इतने सारे ग्रह होंगे जिसमें मंगल भी होंगे। फिर 17 जनवरी से 23 फरवरी यहाँ पे भी मंगल छठे घर में होंगे बहुत सारे ग्रहों के साथ। तो इस पीरियड में अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह पढ़ता है तो बहुत अच्छा रहेगा। बुध वक्री होंगे फरवरी में, फिर जून में, फिर नवंबर में। वो पीरियड थोड़े से केयरफुल रहेगा, क्योंकि जब भी वो वक्री होते हैं तो स्टूडेंट्स पर प्रभाव पड़ता ही है। 2 जून के बाद बृहस्पति का 12वें घर में जाना, पहले तो जो बच्चे विदेश में पढ़ने जाना चाहते थे उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और जो ऑलरेडी विदेश में पढ़ रहे हैं, भी एक बच्चा विदेश में जाता है तो बहुत आशा के साथ जाता है कि भाई सेटल हो जाए, पीआर मिल जाए, जॉब लग जाए, खर्चा निकल जाए। तो जो ऑलरेडी बच्चे विदेश में हैं उनके लिए बहुत लाभान्वित होगा। और यहाँ से गुरु क्योंकि पूरे इसके बाद 2 जून से 31 अक्टूबर तक छठे भाव को देखेंगे और विपरीत राज्यों को बना रहे हैं, तो कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है। अष्टम को देख रहे हैं तो रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। लग्न में केतु पूरे वर्ष है, जो रिसर्च बेस कर बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और वर्ष के अंत में 31 अक्टूबर को या वर्ष के अंत की तरफ जाते हुए गुरु लग्न में ही आ जाएंगे। पंचमेश का लग्न में आना केतु के साथ, ये फिर से रिसर्च बेस्ड बच्चों के लिए, हायर स्टडीज़ के बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। कुछ बदलाव लाने हैं, स्ट्रीम चेंज करनी है, सब्जेक्ट चेंज करना है, बहुत अच्छा है। और दोनों पंचम को देखेंगे तो आपका जो स्टडी पैटर्न है वो अच्छा रहेगा और अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो पूरा ही वर्ष बहुत अच्छा है। स्पेशल प्रेडिक्शन, पार्टनरशिप पर ध्यान दीजिए, यानी कि संगत अच्छी कीजिए। अपनी एक खुद की शैली बनाइए, किसी को फॉलो मत कीजिए। ऑथेंटिक रहिए, चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, आगे बढ़िए। शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ये वर्ष ऐसा है जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। शब्दों का चयन मतलब कि मेरा मतलब था कम्युनिकेशन, अपने कम्युनिकेशन पर बहुत आपको काम करना है। बहुत कुछ सीखने का मिलेगा इस वर्ष। बस चीज़ों को ग्रेसफुली हैंडल कीजिए। केतु लग्न में है, कभी कभी टिमिड बना देते हैं, इरिटेटेड बना देते हैं, तो मेडिटेशन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, इसका बहुत प्रभाव होता है। बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले जब गुरुकुल आती थी, अब आज से कुछ वर्षों पहले की बात कर ले, गायत्री मंत्र बच्चों को पढ़ाए जाते। मुझे याद है कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे गायत्री मंत्र का जाप किया जाता था जब असेंबली आदि होती है। पर आज की डेट में वो भी सेक्युलर और वो सब चीज़ों में आ गया। बल्कि गायत्री मंत्र तो सूर्य देवता का मंत्र है और वो बुद्धि के लिए, गायत्री तो खैर अपने आप में बहुत बड़ी साधना है, लेकिन गायत्री मंत्र हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैं कहा पहले तो करते थे हमारे टाइम, मुझे याद है जब हमारी टाइम पे असेंबली होती थी सुबह तो गायत्री मंत्र का जाप होता था। आजकल मेरे हिसाब से कई जगह पे नहीं होता। तो बच्चों को मैं कहूँगा, जो स्टूडेंट्स हैं, गायत्री का जाप किया कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने आराध्य की का ध्यान कीजिए। इस वर्ष कोशिश कीजिए कि आप कोई साधना करें, कोई मंत्र जाप करें, उससे पूरे ओवरऑल आपका ना एक जो ऑरा है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। वर्ष अच्छा है, वर्ष कोई बुरा नहीं कहूँगा, अच्छा वर्ष है। चलते हैं उपाय की तरफ। सबसे पहले सामान्य उपाय जो सबको करना है, ये उपाय आपको 4 रविवार करना है। आपको एक पात्र में गंगा जल, गुलाब की पंखुड़ियाँ, अगर गुड़हल का फूल मिल जाता है सबसे अच्छा, गेहूं के दाने, पीली सरसों, ये मिलाकर सूर्य देवता को अर्पण करना है और सूर्य चालीसा का 4 बार पाठ करना है। महादेव का आपको दही से अभिषेक करना है, फिर जल से अभिषेक करना है, फिर वहीं पर बैठकर आपको ओम विश्वेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। महादेव को गुड़ की बनी मिठाई का भोग लगाइए। वृद्धाश्रम में कुछ दान कीजिए और वृक्षारोपण कीजिए। कोशिश कीजिए कि 4 रविवार कोई ना कोई वृक्ष लगाएं, या डायरेक्टली नहीं लगा सकते तो कहीं पर किसी के द्वारा लगवा सकते हैं तो अच्छा रहेगा। तो ये उपाय आप 4 रविवार कीजिए, हर चीज़ में लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं सेहत के लिए। सेहत के लिए क्या उपाय करने हैं आपको? ये आपको 4 सोमवार करने हैं। दूध में सफ़ेद तिल, काले तिल, जौ,
चंदन का पाउडर और घी ये मिलाकर, और हाँ कुछ इलायची के दाने, ये मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, फिर जल से अभिषेक कीजिए। महादेव को तली हुई मिठाइयों का भोग लगाइए, जलेबी, इमरती आदि। उनके सामने बैठकर ओम रुद्राय नमः और रुद्र गायत्री मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। 4 मुखी घी का दिया अर्पण कीजिए और शक्कर का दान कीजिए शिव मंदिर में। अब धन, व्यापार, नौकरी के लिए उपाय। 2 अमावस्या की शाम को आपको ये उपाय करना है। आपको लक्ष्मी जी को 2 प्रकार की दूध की मिठाइयों का भोग लगाना है। केसर का तिलक लक्ष्मी जी को आपने लगाना है। 8 घी के दिए अर्पण करने हैं जिसमें सुपारी हो, और 8 बार लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना है, और माता को कमल का पुष्प अर्पण करना है। 2 अमावस्या अवश्य इस उपाय को कीजिएगा। अब बात करते हैं प्यार, वैवाहिक जीवन के लिए क्या उपाय करने हैं। आपको ये उपाय 2 शुक्रवार करने हैं। आपको शिवजी का और पार्वती माता का एक पात्र में जल, गुलाब जल, इत्र और कुमकुम या फिर अष्टगंध का पाउडर मिलाकर दोनों का अभिषेक करना है। फिर हमेशा कहता हूँ, अगर आप जब भी अभिषेक करें उसके बाद जल से अभिषेक करें। आपको फिर दुर्गा मंदिर में एक सिंदूर का तिलक लगा के नारियल अर्पण करना है। दुर्गा मंदिर में इत्र, अगरबत्ती और घी का दान करना है, और दक्षिणा का दान करना है, और दुर्गा चालीसा का 4 बार पाठ करना है। ये उपाय आप 2 शुक्रवार कर लीजिए, बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।